बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान और आज हम तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बहुत सारे जो कानूनी सवालात हैं उनकी तरफ जा रहे हैं। वो सवालात जो हैं कुछ के जवाबात गैर रस्मी तौर पर फैसल जावेद साहब की ट्वीट के ज़रिए सामने आ चुके हुए हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली ने जो इजलास तलब करना है वो कब करना है, और मुमकिन तौर पर जो तारीख़ उन्होंने अनाउंस की है वो 28 है। 28 तारीख़ को वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ और मुत्तहिदा अपोजिशन में, जिसमें मौलाना फ़ज़लुर रहमान जो हैं वो हैं, शहबाज शरीफ हैं, आसिफ अली ज़रदारी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम इस वक्त लीड कर रहे हैं, और वो सब जो तहरीक अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं उस पर राय शुमारी होगी। आइन क्या कहता है? आइन का आर्टिकल 95 है, वो इसको डील करता है और इसके अंदर पूरी की पूरी तशरीह मौजूद है कि आप किस तरह वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कितने अरकान के साथ एक तहरीक अदम एतमाद पेश कर सकते हैं, उसको कितने दिन के अंदर ऐवान के अंदर पेश करना ज़रूरी है, और जब वो पेश हो जाएगी तो कितने दिनों में उस पर राय शुमारी ज़रूरी है। इससे पहले मुख्तलिफ माहिरीन कानून ये कह रहे थे कि 14 रोज़ के अंदर उस पूरी तहरीक का फ़ैसला हो जाना ज़रूरी है, लेकिन अब जो हमारे पास सूरत हाल सामने आ रही है उसके मुताबिक हमारे पास 20 दिन मौजूद होंगे। 8 मार्च को ये तहरीक पेश की गई थी, और अगर पुरानी तशरीहात पर चला जाए तो उसके मुताबिक 14 दिन के अंदर, 3 दिन से पहले आप इस पर इजलास नहीं बुला सकते, इसको पेश नहीं कर सकते, और 14 दिन के अंदर आपको इसका फ़ैसला करना था, और वो 14 दिन जो थे 22 मार्च को पूरे हो रहे थे। लेकिन जो अब तशरीह की जा रही है वो ये है कि आपने इसको सेक्रेटरी के सामने प्रेजेंट करने को नहीं लेना, बल्कि आपने 14 रोज़ के अंदर ईवान के अंदर पेश करना, और फिर ईवान के अंदर पेश करने के बाद आगे जाना है। तो ये कानूनी पोजीशन है क्या? किस तारीख को पेश हो सकती है, किस तारीख को नहीं पेश हो सकती? क्या हम ये कह सकते हैं कि 14 दिन जब आर्टिकल 95 के तहत गुजर जाएंगे तो हुकूमत की पोजीशन गैर आईनी हो जाएगी? इस पर भी बात करेंगे। हम इस पर भी बात करेंगे कि जो अपोजिशन की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि हमारे पास नंबर्स 200 से भी ऊपर चले गए, और जब मैं जमा तफरीक करता हूँ तो मुझे ये एक एदाद शुमार सामने आते हैं, उसके मुताबिक ये मुमकिन ही नहीं है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के वोट हासिल किए बगैर 200 से ऊपर चले जाए। इतनी बड़ी तादाद जो है अरकान की उसी सूरत में पूरी होगी, अगर चाहे इससे पहले कि आपके पास इत्तेहादी भी आ जाए। मैं ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग काफ की बात कर रहा हूँ, जिसके इशारे मिल रहे हैं कि वो अपोजिशन की तरफ जा रही है, उनके बयानात ऐसे आ रहे हैं, और हमारे पास जो इतलात हैं उसके मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी वजाहत हुसैन इस वक्त अपोजिशन के साथ जाने के लिए वो कमिटेड है, वो कहना चाह रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं। उनका बयान भी जो चौधरी वजाहत का जो सामने आया वो यही है कि हमें इज़्ज़त नहीं मिली। तो एक तरफ चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी वजाहत हुसैन है, और दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी मोनिस इलाही हैं। चौधरी मोनिस इलाही जो कि वफाकी वज़ीर भी हैं, उन्होंने इमरान ख़ान साहब को यकीन दिलाया था कि आपने घबराना नहीं है। ये इतलात भी मौजूद है कि मोनिस इलाही जो है वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब के साथ जाया जाए, वहाँ पर डील की जाए, और चौधरी परवेज़ इलाही भी कुछ इस किस्म के ख्यालात रखते हैं। ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि हमें चौधरी बरादरान के दरमियान इख्तलाफात की ख़बरें जो है हमारे तक पहुँच रही हैं, और वो एक किसी एक मसले पर किसी एक इशू पर जो है एक जगह पर मौजूद नहीं है, वो एक राय का इजहार नहीं कर रहे। लेकिन ये भी उसी तरह की एक हिकमत अमली हो सकती है जिस किस्म की हिकमत अमली हमें मुस्लिम लीग नून में नज़र आती है। मियाँ नवाज शरीफ एक जगह खड़े होते हैं, मियाँ शहबाज शरीफ दूसरी जगह खड़े होते हैं, और आखिर में फ़ैसला वो एक कर लेते हैं, पार्टी एक फ़ैसले पर चलती है। तो यहाँ पर भी ऐसी ही सूरत हाल नज़र आ रही है। सवालात कानूनी ये भी हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जो है वो वोट डाल सकेंगे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ या नहीं डाल सकेंगे। सवालात ये भी हैं कि जिस तरह फैसल जावेद साहब ने कहा, इससे पहले असद उमर साहब इसका बाकायदा ऐलान कर चुके हैं, फवाद चौधरी साहब भी कह चुके हुए हैं कि 27 तारीख को, अब तो डेट भी सामने आ गई, डी चौक पर एक बहुत बड़ा जलसा होगा जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 लाख कारकुन जमा किए जाएंगे। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जिसने भी वोट देने जाना है उनके बीच में से गुजर के जाना पड़ेगा, और ये एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई रुकन वहाँ से गुजरता है, और अपोजिशन के रुकन जो है क्या फैंटी खाते हुए वहाँ से जाएंगे, और अगर हम खुद ये सोच लें कि वहाँ पर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऐसा रुकन जो मुनहरफ हो रहा है, जो इमरान खान साहब के वोट देने जा रहा है ख़िलाफ़, तो
क्या वो अंदर जिंदा पहुंच भी पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। और इससे आगे बढ़ते हुए जब मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि आप 10 लाख बंदे जमा करें, हम यहाँ पर 20 लाख बंदे जमा करेंगे, और उसमें मौलाना फजलुर रहमान भी शामिल है जिनके लठ बरदार, जिनके डंडा बरदार पहले ही मशहूर है, पीपल्स पार्टी के जियाले भी इसमें शामिल होंगे, तो क्या वहाँ पर जत्थों के जरिए फैसला होगा? क्या इस्लामाबाद के अंदर एक लड़ाई होगी? इन जमातों के कारकुन आपस में डंडे लेकर, आपस में हथियार लेकर, या एक दूसरों पर थप्पड़ों और मुकरों की बारिश करते हुए क्या इस तरह फैसले करेंगे? ये क्या होने जा रहा है? इसकी पोजीशन क्या है? ये बहुत सारे सवालात हैं हमारे सामने। इन तमाम सवालात के यहाँ पर हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, और बात होगी सिर्फ और सिर्फ कानूनी पहलू के हवाले से कि कानून क्या कहता है और आइन क्या कहता है, हमें उसके मुताबिक चलना है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर जो हमारे मौजूद पैनलिस्ट है, मैं उनका तारुफ करवाना चाह रहा हूँ। राना ज़फ़र इकबाल, आप सदर हैं मुस्लिम लीग नून लायर्स फोरम के पंजाब के, मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद है। साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें वहाँ वक्त देने के लिए। इसके साथ ही मैं अवैस अहमद भट्टी साहब का मशकूर हूँ। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका तल्लक है, इंसाफ लायर्स फोरम पंजाब के वाइस प्रेसिडेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका भी हमें वक्त देने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इफ्तिखार शाह साहब हमें ज्वाइन किया करते हैं। पिछली मरतबा भी वो माहिर कानून भी है, पिछली मरतबा भी वो ताख़ीर से पहुँचे थे, इस मरतबा भी उन्हें कुछ पहुँचने में ताख़ीर हो गया। प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। और राना ज़फ़र इकबाल साहब, ये आइन का आर्टिकल 95 कहता है कि आपको 14 दिन के अंदर इसका फैसला करना है। 14 दिन बनते हैं 22 तारीख को, और 22 तारीख को हो रहा है OIC का इजलास वज़राए ख़ारजा का। और अगर इसके मुताबिक चला जाए तो मुमकिन तौर पे एक तो ये फैसला है कि खान साहब जो है ईवान का फैसला होगा कि खान साहब बरकरार रहेंगे, वो वज़ीर आज़म रहेंगे, एक फ़ैसला ये होगा। दूसरा फैसला ये होगा वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे, जिसके इशारे मिल रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर 22 तारीख तक ये फैसला हो जाए, आइन के मुताबिक चले, तो अगले रोज़ 22 तारीख को भी और 23 तारीख को भी जब परेड देखने के लिए सारे यहाँ पर मुअज़्ज़ज़ वज़राए ख़ारजा मौजूद होंगे तो हुकूमत मौजूद नहीं होगी। क्या इससे बचने के लिए अपोजिशन इत्तफाक कर गई है कि हमें आगे ले जाना है? ये कानूनी पोजीशन क्या है? आइन का आर्टिकल 95 क्या कहता है? तारीख किस तरह तय हो सकती है? ये जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आज वक्त देने पे और इस अहम मौजू पे गुफ्तगू के लिए। गुजारिश ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बड़ा क्लियर है, सही, और हमारे दानिश्वरों ने, तमाम ग्रुपों ने, मेंबर असम्बली तमाम ग्रुप्स, यानी लेफ़्ट के भी थे उस ज़माने में और राइट के भी थे, और सब ने, और सेकुलर भी थे, मजहबी लोग भी थे, सब ने मिल के यूनानिमस एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया, सही, जिसे हमने मुतअद्दद बार मुअत्तल किया, मुतअद्दद बार उसको तज़हीक की उसकी, और वो सिलसिला जारी रहा, जिस पे सहाफ़ी साहबान और वकला साहबान हमेशा लड़ते रहे, और सियासी जमातें भी आइन की बालादस्ती की जंग लड़ती रहीं और लड़ रही हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो इनफैक्ट वज़ीर आज़म के जाने या ना जाने से ज़्यादा अहम यह है कि क्या आइन बालादस्त है, क्या आइन का आर्टिकल 95 जो है वो कोई अपनी साख रखता है, अपना वज़न रखता है, कोई तरीक़ेकार रखता है। तो आइन का आर्टिकल 95 बिल्कुल क्लियर है। सही, 20% लोगों ने एक रिक्वेजिशन जमा करा दी, ठीक, उस रिक्वेजिशन को सेक्रेटरी असम्बली ने वेरीफाई कर लिया, सिग्नेचर्स वेरीफाई कर लिए, कानूनी जो लवाजमात हैं वो पूरे हो गए, और उसने आगे बता दिया स्पीकर साहब को, जी इसके कानूनी तकाज़े पूरे हैं और ये बिल्कुल ठीक है, इसे आप फिक्स करें। ठीक, अब स्पीकर के पास बात आ जाती है। ठीक, अगर स्पीकर गैर जानबदार होता तो वो फौरी तौर पे अनाउंस कर देता कि जी फ़लाँ तारीख को के लिए मैंने ये फ़िक्स कर दी है। सही, दोनों पार्टियाँ, सारी पार्टियाँ, मेंबरान असम्बली आ जाएं, सारी पार्टियों से कि जो मेंबरान असम्बली हैं वो आ जाएं, सही, आए, आके अपने हक़ के राय दही इस्तेमाल करें, अपने वोट का इस्तेमाल करें। वो वज़ीर आज़म को देना चाहते हैं तो दें, नहीं देना चाहते तो उसके खिलाफ अदम एतमाद में वोट दे दें। आइन का आर्टिकल 95 जो बात करता है वो 14 दिन की बात करता है। अगर 8 तारीख को अगर ये पेश हुई है तो इसमें 14 दिन हो गए 22 तारीख तक। मैं इस पे आपको चाह रहा हूँ कि चूंकि अब 28 तारीख की बात की जा रही है तो ये 28 तारीख किस तरह बन रही है? ये वो इस तरह से बन रही है कि असम्बली में आ गई जी, वेरिफिकेशन में कुछ वक्त लग गया, ठीक हो गया। उसके बाद जब स्पीकर असम्बली का इजलास बुलाता है, ठीक, तो उस इजलास 14 दिन के अंदर से बुलाना है। इजलास बुलाना है 14 दिन, इजलास बुलाना है। वो किस दिन बुलाता है? जिस दिन वो इजलास बुलाएगा, आखिरी 14वें दिन बुला ले, ही इज ऑथोराइज, वो बाख्तियार है, वो बुला सकता है। इजलास बुला के दूसरा काम उसने ये करना है कि भाई इस पे डिबेट हो जाए,
उसके लिए वो 1 दिन दे, 2 दिन दे, 3 दिन दे, वो उस पर डिबेट कराए और डिबेट के बाद वो अनाउंस करेगा कि मिनिमम 3 डेज, मैक्सिमम 7 डेज, इनके दरमियान एक दिन फिक्स कर देगा कि इस दिन वोटिंग होगी और उस दिन वोटिंग होगी और उसका फिर रिजल्ट आ जाएगा। ये होगी वजाहत। अगर स्पीकर आप कह रहे हैं गैर जानिबदार होता तो वो फौरी तौर पे इसको इजलास बुला लेता, वो आखिरी दिन तक चले गए। क्या स्पीकर साहब के पास ये इख्तियार था कि इसको लंबा ले जाए, और वो ऐसा भी कर सकते थे कि वो इस वक्त भी ना बुलाते और ज़्यादा आगे ले जाते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम भाई बहुत शुक्रिया कि आपने इस टॉपिक के लिए मुझे बुलाया। देखिए, जो स्पीकर की पावर्स हैं, स्पीकर ने एज पर कॉन्स्टिट्यूशन चलना है। सही। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन 1973, एज पर आर्टिकल 95 उसने चलना है। ठीक। जो बात करते हैं 14 डेज की, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं राना साहब से कि राना साहब ने कहा कि वेरिफिकेशन में कुछ टाइम गुजर जाता है। आपने वो प्रेजेंट की सेक्रेटरी के पास एक ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जो मोशन मूव की, वो जब जाती है, फिर नेशनल असेंबली टाइम इनका स्टार्ट हो, जहां जब वो नेशनल असेंबली के अंदर प्रेजेंट होती है, उनके स्पीकर के पास जाती है, स्पीकर ऑफिस में जाती है, वहां से आपका टाइम स्टार्ट होता है। वो अब आ चुकी है, विद इन 14 डेज ये होना है। ठीक है, अगर आप कहें कि स्पीकर जानिबदार या गैर जानिबदार की बात करें, अभी तो कुछ हुआ नहीं है, तो कहां पे नजम भाई जानिबदारी और गैर जानिबदारी की बातें? तो स्पेकुलेशंस में तो ना चाहिए। एक एक्ट होगा तो एक्ट के ऊपर जरूर बात कीजिए। अभी तक स्पीकर साहब एक अपनी तस्वीर इमरान खान साहब के साथ ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि और एक जो पूरा हैशटैग चल रहा होता है, ट्रेंडिंग चल रही होती है, क्या स्टैंड विद इमरान खान, और वो उसके ऊपर चले जाते हैं। क्या स्पीकर साहब को ये करना जेब देता है, ये दुरुस्त है? देखिए नजम भाई, सोशल मीडिया नेटवर्क है ना, जो हर पार्टी का एक अपना है। अगर तो आप कहें कि स्पीकर साहब ने खुद ट्वीट किया, खुद, या स्पीकर साहब ने जाके फेसबुक आईडी था या कुछ ऐसा था, मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं, या न्यूज में कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की आके और ये बातें की, हमेशा स्पीकर को जो स्पीकर है वो सब इक्वालिटी रखता है, उसकी कोई पार्टी नहीं होती। अगर वो प्रिजाइड कर रहा है, वो नून लीग का, पीटीआई का, पीपल्स पार्टी, उसकी कोई जमात नहीं है। वो आप समझते हैं असद कैसर, क्योंकि इस पर लीडर ऑफ द ओपोजिशन ने बाकायदा तौर पर इस पर ट्वीट किया और इज़हार तशवीश किया। उन्होंने कहा कि स्पीकर साहब का जो रवैया है वो जानिबदारी की जेल में आता है। आप क्या समझते हैं कि स्पीकर साहब का, असद कैसर साहब का अब तक का जो रवैया है वो जानिबदारी पर मबनी है या नहीं है? बिल्कुल ऐसा नहीं है नजम भाई। अगर मैं ये बात करूं कि स्पीकर साहब की जानिबदारी और गैर जानिबदारी की बात करते हैं, आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जब इमरान खान साहब उस वक्त जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और जब वो स्पीकर अयाज सादिक साहब मौजूद थे, लास्ट डे था उनका, और अपोजिशन लीडर थे मियां शहबाज शरीफ साहब, जब वो वोट डालने आ रहे थे, ठीक है, स्पीकर का वोट डालने आ रहे थे, आपने देखा कि जब शहबाज शरीफ आते हैं तो बड़ा वार्मली वेलकम करते हैं। अयाज साहब उठ के खड़े होते हैं, उनको वार्मली वेलकम करते हैं। इसी तरह जब इमरान खान आते हैं तो उसको फिक्र नहीं थी, उनको ये नहीं था कि एक जीती हुई पार्टी का लीडर आ रहा है। देखिए, ये कुछ एथिक्स भी होते हैं, मैं उन चीजों की तरफ नहीं जाऊंगा। देखिए, अगर आप एक पार्टी की एक जो स्पीकर है उसकी कोई पार्टी है, लेकिन जब वो नेशनल असेंबली का स्पीकर है उसकी कोई पार्टी नहीं है, उसकी कोई उसे कोई जानिबदारी नहीं होनी चाहिए, उसे बिल्कुल गैर जानिबदार होना चाहिए। कोई ऐसा एक्ट अभी तक नहीं है। तशवीश मियां शहबाज शरीफ साहब ने अगर कोई तशवीश का इजहार किया है तो कोई तो रीजन बताते कि उन्होंने ये किया, कोई तस्वीर हैशटैग की बात करते हैं, कोई मीडिया इतना उनका अपने सेल्स है। भट्टी साहब 28 तारीख को इसके ऊपर रायशुमारी की अब तक फैसल जावेद साहब के हवाले से जो भी इतलात आ रही है वो यही आ रही है, यही होंगी, दुरुस्त होंगी। वो जिम्मेदार आदमी है, हुकूमत से ताल्लुक रखते हैं। आप क्या समझते हैं ये तारीख का तयन जो है ये दुरुस्त है? देखिए, तारीख का तयन आर्टिकल 95 की रोशनी में पर आर्टिकल 95 होना है, सही, ठीक है ना। मैं कर सकता हूं, ना आप कर सकते हैं, ना राना साहब कर सकते हैं। अगर आप कहें कि जी जानबदारी, आप कैसे शहबाज साहब कहते हैं? शहबाज साहब कहते हैं कि 14 डेज वो उनकी ख्वाहिश थी, फर्स्ट डे कर लेते। और यार उसके पास पावर्स है, उसको कानून कहता है कि विद इन 14 डेज आपने इसको करना है, सही। तो उस कोई इलीगल काम नहीं कर रहे, कोई तशवीश का इजहार नहीं करना चाहिए। जो बोलियां लगा रहे हैं वो लगाते रहे, 14 दिन बड़ा टाइम है उनके पास, वो कर रहे हैं, जरूर करना चाहिए। देखिए, ये जमहूरियत का हुस्न है, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। अगर डेमोक्रेटिक वैल्यूज की तरफ जाए
तो हर पार्टी का ये राइट है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए आए, जो उनका राइट है उसको करना चाहिए। वैसे exercise एक चीज़ करना चाहिए। बताइएगा, क्या स्पीकर के पास ऐसा कोई इख्तियार मौजूद है जिसके तहत कोई वो हुकूमती पार्टी के अरकान को वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट देने से रोक सके? पार्लिमानी पार्टी फैसला करती है कि हम एब्सटेन करेंगे, हम वहाँ पर मौजूद नहीं होंगे, हम ऐवान के अंदर ही नहीं जाएंगे जिस वक्त तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हो रही होगी। ऐसे में सरकार के हुकूमती पार्टी के कुछ अरकान असम्बली अंदर आते हैं, वोट डालते हैं, क्या स्पीकर के पास कोई ऐसा इख्तियार है कि उनको रोक सके? देखिए, मैं यहाँ पे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करने के लिए जी, बैठा हूं। वो ये कहता है, लॉ ये कहता है कि स्पीकर किसी को एब्सटेन नहीं कर सकता। ठीक है, पार्लियामेंट कमेटी का फैसला है, वो उनकी एक पार्टी का फैसला है। सही। वो नून लीग का फैसला हो सकता है, पीटीआई का फैसला हो सकता है, सही। पीपल्स पार्टी का फैसला हो सकता है। अगर कोई बंदा आता है, अगर वो कोई एक्ट करता है तो उसके ऊपर ये डिस्क्वालिफिकेशन लगती है। अगर एक बंदे ने आगे पार्लियामेंट्री कमेटी के अगेंस्ट डिसीजन, पार्लियामेंट्री कमेटी कहती है कि आप नहीं जाओगे, सही। अगर वो चला जाता है, लेकिन इसके ऊपर ये आर्टिकल डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगता। ठीक है, हम लोग रोकना चाहते हैं, तो ये बातें ये चल रही है, लेकिन जितनी देर आप कोई एक्ट नहीं करते, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का हिस्सा नहीं बनते, डिस्क्वालिफिकेशन बिल्कुल नहीं लगती। यानी कि इससे पहले रोक नहीं सकते असद कैसर साहब। एक देखिए ये जो बात है कि असद कैसर साहब कहें उनको कि आप अगर एंटर हुए हैं तो डिस्क्वालीफाई हैं, ऐसा कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ, कभी कोई ऐसी तारीख किसी कहीं पे भी नहीं मिलती। ठीक है, देखिए आपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखना है, आपने जो लॉ अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में की हुई है, आपने डिस्क्वालिफिकेशन 63A को भी देखना है, आपने 95 को भी देखना है। अगर उसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि एक बंदा एंटर होता है सही और उसको डिस्क्वालीफाई कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं आपकी तरफ दोबारा भी आना चाह रहा हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे एक ब्रेक पर जाना है। नाज़रीन, एक चीज़ वाज़ेह हुई कि अगर आप आर्टिकल 95 की बात करते हैं और इस आर्टिकल के तहत जब आप तहरीक अदम एतमाद पेश करते हैं, एक तहरीक अदम एतमाद पेश करते हुए ये शर्त है कि आपके 20% अरकान जो है उन्होंने पेश करनी है, वो पूरी होगी। उसके बाद वेरिफिकेशन का मरला आया और असम्बली सेक्रेटेरिएट ने तमाम अरकान असम्बली से वेरीफाई कर लिया कि ये दस्तखत आपके ही है और क्या रूल्स के मुताबिक जहाँ पर आपको दस्तखत करने चाहिए थे, कानून के मुताबिक आपके दुरुस्त दस्तखत उस जगह पर मौजूद है, ये चीज़ भी वेरीफाई होगी। उसके बाद स्पीकर साहब ने फैसला करना है और चीज़ ये सामने आ रही है, तशरीह ये सामने आ रही है कि 14 दिन का मतलब ये है कि आप 14 दिन के अंदर इजलास बुलाएंगे। 14 दिन का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि 14 दिन के अंदर इसका फैसला करेंगे। ये एक इबाहम था अब तक जो यहाँ पर हमारे जो कानूनी माहिरीन हैं उसको दूर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 14 दिन के अंदर आप इजलास बुलाएंगे, तो उसके मुताबिक आपका इजलास अगर 22 तारीख को हो जाता है और इसके बाद इस पर आपको बहस के लिए वक्त मिलता है और वो 2 दिन होते हैं, 3 दिन होते हैं, 4 दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं और आपको फिर 7 दिनों में इसका फैसला कर देना है, तो ये सूरत हाल बन रही है। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। एक बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है पार्लियामेंट के बाहर, कॉल दी जा रही है, कारकुनों को बुलाया जा रहा है, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसकी पोजीशन क्या है, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नज़ीर बात कर रहे हैं तहरीक अदम एतमाद के हवाले से और अब तक जो कानूनी सवालात थे उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। मैं मशकूर हूँ यहाँ पर आना ज़फ़र इकबाल जो कि मुस्लिम लीग नून लायर्स विंग के आप सरबराह हैं, फोरम के सरबराह हैं, पंजाब के हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। इसके साथ साथ अवैस अहमद भट्टी साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लायर्स फोरम से है, उसके नायब सदर हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत ही मशकूर इफ्तिखार शाहिद साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, मारूफ वकील हैं, कानूनदान है, हमारे साथ उन्होंने भी ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। बात हो रही तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, कवानीन के हवाले से, प्रेजेंट करने के हवाले से तफसीली बात हो चुकी। राना ज़फ़र इकबाल साहब और अवैस अहमद साहब इस पर गुफ्तगू कर चुके। आप समझते हैं कि जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है, कानून के मुताबिक हो रहा है? बात यह है कि कानून और आइन के मुताबिक चीज़ें हों तो वो नज़र भी आ रही होती हैं, पूरी कौम को नज़र आ रही होती हैं। सही है, लेकिन जब से ये तहरीक अदम एतमाद का शोर मचना शुरू हुआ है, कुछ चीज़ें डिस्क्लोज़ हुई हैं कि ये आ रही है, सही, तो हकूमती जो अरकान हैं इनका ख्याल था कि ये सिर्फ रंगबाजी हो रही है, पंजाबी में जो कहते हैं। ठीक है जी, ये नहीं आएगी, लाएं जी, जल्दी करें, हम इंतज़ार कर रहे हैं, इनके पास बंदे ही नहीं हैं। सही। एज़ पर माई इंफॉर्मेशन, बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर, एक्टिव पॉलिटिकल वर्कर, सही,
और कानून के पेशे के साथ अब भी पीपल्स हमारा पार्टी कुछ ज़्यादा एक्टिव है आजकल हाँ जी, वैसे। बहुत ज़्यादा हाँ है। जी, तो गुजारिश ये है कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का रेजोल्यूशन आना ही आना था, ठीक है। और उसका होमवर्क आसिफ अली जरदारी इस मुल्क की सियासत के अमाम हैं। लोग जो मर्जी कहते रहे मुखालफिन, उसने ये साबित किया है कि वो बहुत मिचोर और दाना सियासतदान है इस मुल्क का। वो होमवर्क करने के बगैर कोई बड़क नहीं मारता, और जो वो कहता है वो करके दिखा। नहीं, होमवर्क क्या था इसका? होमवर्क ये है कि बात यह है कि पीपल्स पार्टी की 56 सीटें हैं नेशनल असेंबली में, सही। और अब बाकी पार्टीज़ की मुस्लिम लीग नून की 84 हैं, सही। और बाकी छोटी मोटी पार्टियों की ये जमीयत उलमा इस्लाम और बाकी बलूचिस्तान से, सिंध से, सही। केपी से बाकी पार्टियां भी हैं जिनकी नुमाइंदगी मौजूद है। फिर उसके बाद जो इत्तेहादी हैं गवर्नमेंट के, जो बस बांध दिए गए थे, उनकी मंशा नहीं थी, तो वो एक वक्त गुजर गया। अब चीज़ें एक्सपोज हो ये गई। बताइएगा अब ये कि, इत्तेहादियों से भी बात की। अब आप जरदारी साहब को ज़रूर सियासत का इमाम कहें, आपके लीडर हैं, आपको बनता है आप उनकी तारीफ़ करें, और उन्होंने एक सियासत के अंदर एक बहुत बड़ा इस वक्त बहरान भी पैदा किया हुआ है, इस वक्त एक इशू पैदा किया हुआ है। वो उन्होंने क्राइसिस, हुकूमत के लिए तो क्राइसिस है ना जी, हुकूमत के लिए तो क्राइसिस है एक बड़ा। अच्छा, मुझे बताएं वो तो क्या दुआएं मांग रहे सियासत थे। के इमाम को ये जेब देता है कि वो लोटा क्रेसी करवाए, वो हुकूमती अरकान को तोड़े, और उसके नतीजे में ये अनाउंस किया जाए कि हम वज़ीर आज़म को हटा देंगे? अब बात ये है कि ये मुझे बताएं कि ये पीटीआई जो है, जी ये एक नेचुरल पॉलिटिकल पार्टी है क्या? इसमें फैब्रिकेशन नहीं है? जी, इल्ज़ाम लगाया जाता है इसका। ना, इसमें इंजीनियरिंग नहीं है। बात ये है कि मुशर्रफ के आधे से ज़्यादा बुज़रा ठीक। इनके साथ हैं, हमारी पार्टी के कुछ लोटे वो इनके साथ हैं, नून लीग से निकला हुआ कचरा वो भी इनके साथ है। बात ये है कि ये कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो नज़रियाती हो और नेचुरल पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर ये बनी हो। अच्छा, चले, चूंकि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए बनी है आपके मुताबिक, नहीं, हम नहीं लिहाजा ये अब उसी तरह इसको गैर इखलाकी तौर पे, गैर सियासी तौर पे। मैं आईनी बात करूंगा, मैं अच्छा। आईनी बात करूंगा। आर्टिकल 95 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक। रिलेट्स टू द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर। अब ये है कि पूरे आइन में लोटे का कोई लफ्ज़ नहीं है। सही है। जो लोटा क्रेसी आपने बताया। अब बात यह है कि 95 जो आर्टिकल है ये डील करता है वज़ीर आज़म के अदम एतमाद के हवाले से। अब उसमें कौन सी पार्टी का वो मेंबर क्या राय रखता है, क्या उसकी सोच है, वोट देने का उसका एक फंडामेंटल राइट है कि वो पीएम के इलेक्शन में भी वोट दे और पीएम के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में भी अपनी राय का इजहार करे। तो ये आर्टिकल 95 वो टाइम आपके पास नहीं होगा, उसमें क्लियर कट लिखा है कि जनाब अगर वज़ीर आज़म ये है कि वो एतमाद खो बैठे, सही है, सही और है, सही मेजॉरिटी है। राय आप अखलाकियात की बात ही नहीं कर रहे। अब यह है कि सियासी अखलाकियात की आप बात ही नहीं कर रहे। नहीं, अखलाकियात भी इसमें उसमें सिर्फ एक है आइन में, मेजॉरिटी वोट्स की। चलिए, मैं इसमें दोबारा कानून पे आना चाह रहा था। एक और 172 वोट जो है, ठीक हो गया, 172 वोट। सर आप कह रहे हैं कि फतह जो है, कामयाबी जो है, उसकी अपनी इखलाकियात होती है। नहीं, मैं और बात कर रहा हूँ। उसमें आइन में 95 आर्टिकल में सिर्फ ये लिखा है कि मेजॉरिटी वोटों से वजीर आज़म की छुट्टी कराई जा सकती है। अब वो मेजॉरिटी वोट आएंगे अब कैसे, ये है इस पर कि कोई बात नहीं की जा रही। हाउस में कितने मेंबर्स हैं? सही। अब 172 का जो फिगर है, अगर हाउस में खड़ा होके वो कह देता है कि जनाब हमारा कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, सही है, और वज़ीर आज़म फारिग है। देखिए आप किताबी बात कर रहे हैं,
असूली बात कर रहे हैं, उसके मुताबिक ठीक है। मैं इखलाकी बात कर रहा था, आप असूली बात कर रहे हैं, दोनों तरफ ठीक है। एक और सवाल, एक और अहम सवाल था, यहाँ पर कॉल दी जा रही है, बहुत बड़ी कॉल दी जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी दी जा रही है और हमजा शहबाज दूसरी तरफ मुतहरिक हो गए, वो भी अपने बंदों को लेकर जा रहे हैं। राना जफर इकबाल साहब एक बड़ा इज्तिमा कौमी असम्बली के सामने, इमरान खान साहब कहते हैं, उनके साथी कहते हैं हम 10 लाख बंदे इकट्ठे करेंगे, उसके जवाब में राना सनाउल्लाह कहते हैं हम यहाँ पर 20 लाख बंदे लेकर आ जाएंगे। क्या कानून के मुताबिक ये दुरुस्त है? देखिए, कानून के मुताबिक जो गैदरिंग है, जो जलसा करना, जो आवाज़ उठाना, ये तो कोई आइनी और कानूनी बंदिश नहीं है। सही है। जैसे आपने पहले फरमाया कि सियासी और इखलाकी चीज़ें भी होती हैं, और हमारा जो मुआशरा है उसमें इखलाकियात का बहुत बड़ा रोल है। हमने बुज़ुर्गों से सीखा और आगे दे रहे हैं, जिसको आके ब्रेक किया इमरान खान साहब ने, जब ना सियासी असूल रहे ना इखलाकी असूल रहे, वरना सियासी असूल और इखलाकी असूल की एक कदर थी। अपोजिशन भी लोग टिका के करते थे, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होती थी, लेकिन इखलाकियात कुछ ना कुछ थी। अब ज़ुबान की जो इखलाकियात थी ना, एटलीस्ट वो बिल्कुल ख़त्म की, और उसका सेहरा जो है वो इमरान खान साहब के सर है। अब रह गया ये कि जो वहाँ पे किया, कॉल किसने दी है? कॉल दी है हुकूमत ने। अब हुकूमत को क्या करना है? हुकूमत ने ये करना है कि 172 लोग पार्लियामेंट में ना जाएं या जाके और बैठे रहें और वो कहें जी हम इस कॉन्फिडेंस में शामिल नहीं हैं, तो वज़ीर आज़म जीत गया और उनकी पार्टी भी जीत गई। लेकिन चूँकि उनके पास 172 लोग नहीं हैं, और इसलिए आप पक्के इस पर नहीं है? जी नहीं है, उनके पास 172 लोग नहीं हैं, कुछ भी नहीं है। अगर मैं उस पर भी बात करूं तो आपको भी मुझसे ज़्यादा पता है, आप सारी चीज़ें खबरें रखते हैं। आज सूरत-ए-हाल ये है कि नून लीग के पास एडजस्टमेंट के लिए जगह बनती नहीं है। अगर आज नून लीग के पास पंजाब में ख़ुसूसन जी और KPK में भी अगर एडजस्टमेंट के लिए जगह बन जाए तो आप देखें कि यहाँ नक्शा बिल्कुल ही डिफरेंट हो। पार्टी टिकट्स की एडजस्टमेंट की टिकट बात की कर रहे हैं, adjustment यानी कि के लिए। पार्टी यानी टिकट देने अगर- के अगर- आपके पास इतनी जगह हो तो ये सारे छोड़ के आपकी तरफ ये आ जाए। सारे छोड़ के इधर आ जाएं। आज की मैं एक बात बताता हूँ कि अच्छा। हमारे एक MP रनर अप MP थे, थोड़े से वोटों से हारे थे, तो आज वो मुझे मिले, तो उन्होंने कहा यार मुझे अब धड़का लगा हुआ है कि मेरा मुखालिफ मियाँ शहबाज शरीफ साहब के कदमों में बैठा है और चिमड़ा बैठा है कि जी मैं आ गया हूँ। अच्छा, मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? उन्होंने कहा मुझे सब ने बताया, मुझे तो मेरे पास तो सारी चीज़ें हैं। तो वो जा, लेकिन मियाँ साहब ने उसको अभी वो नहीं किया, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ये है कि पंजाब में बेशतर लोग हमारे थोड़े थोड़े वोटों से हराए गए। सही, आपके सामने 29 के करीब लोग MP जो आज़ाद जीते थे। इस पे ये जो इज्तिमा हो रहा है, मैं इस पे आपका कमेंट चाह रहा अब था। रह गया इज्तिमा की पहल किसने की है? हुकूमत ने। सही, हुकूमत ने ये पहल क्यों की है? अपनी कमज़ोरी की वजह से कि जी ठीक हो गया, ठीक हो गया। पूरे कमेंट इस पे अवैस अहमद भट्टी साहब, सरकार वहां पर बुला रही है 10 लाख बंदे बुलाने, आप 172 बंदे पूरे कर लें, उनको कहीं भी रख लें तो आप जीत जाएंगे। आप 10 लाख बंदे ना करें, मुखालफिन कहते हैं आप 172 बंदे कर लें तो वो काफ़ी होंगे। आप बुला रहे हैं, ठीक बुला रहे हैं, जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल बुलाने चाहिए खान साहब को। ये वो पार्टीज इकट्ठी हैं PDM के अंदर, इनको मीनारे पाकिस्तान में बहुत याद है कि इनके साथ क्या हुआ। हम लोगों ने 3 जलसे यहाँ पे किए हुए मीनारे पाकिस्तान में, और हिस्ट्री के बड़े जलसे किए हुए हैं। ये बुलाएं, राना सनाउल्लाह साहब ने बिल्कुल कॉल दी है, बड़ी साहब जरा हमजा गौर साहब ने कीजिएगा, बिल्कुल कॉल दी है। आपके बाहर बंदे मौजूद हैं, वहां पर अरकान असेंबली जाते हैं वोट कास्ट करने के लिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए। कुछ आपकी पार्टी के भी मुमकिन तौर पे हो सकते हैं, उनको आपको कारकुनों की तरफ से पड़ती है फेंटी, उनको मारा जाता है, कोई मर जाता है, कौन जिम्मेदार होगा सर? अल्लाह ना करे जी, बिल्कुल ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। नहीं, क्या करेंगे? फूलों के हार पेश करेंगे वहां पर? बिल्कुल ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी, डोंट यू बी वरी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा। सर क्या करने जा रहे हैं? फिर बुला क्यों रहे हैं? देखिए, पार्लियामेंट के सामने बिल्कुल बुला सकते सर, हैं। गेम पार्लियामेंट के अंदर है। लोगों ने जो इस मुल्क को लूटा, जो इस मुल्क के साथ करप्शन की, जो इस मुल्क का हाल कर दिया, सर 172 बंदे पे उनको नाकाम कर दें। ये है जिम्मेदारी PDM या ऑपोजिशन सर की, वहां कि पर वो कुछ भी 170 हो गया सर, भट्टी ऐसा साहब नहीं होगा इंशाल्लाह। सर, ऐसा किस नहीं लिए खड़े होगा। सर? वर्कर को कैसे रोक सकते हैं आप? ये वो लोग हैं, वर्कर को ये कैसे वो रोक लोग सकते हैं हैं, आप? ये वो लोग हैं जो क्यू लीग के पीछे आ छुप रहे हैं। ये वो लोग हैं सर जो मैं MQ उन बंदों की तरफ जा बात रहे कर रहा हैं। हूँ, उन इनके- 10 लाख इनके- बंदों की बात कर रहा हूँ जिनको आप इस पर मजीद बात करेंगे, इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, एक और बड़ा अहम सवाल है कि अगर हुकूमती अरकान जिस तरह के इस वक्त र्यूमर्स चल रही हैं, अगर वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जाकर अदम एतमाद कर देते हैं, वोट दे देते हैं, तो हमारे से यहाँ पर जो मौजूद पैनलिस्ट मौजूद हैं उनकी तरफ से इफ्तिखार शाहिद साहब सियासत के इमाम के कहने के ऊपर कुछ सरकारी अरकान आते हैं, वोट देते हैं, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ दे देते हैं, वो तो डिसीट हो जाएंगे, क्या फ़ायदा होगा उनको? वो तो खैर इट इज़ रिटन ऑन वॉल, ये तो हो रहा है, हो जाएगा, हो जाएगा इसमें। अच्छा, वोट देना रिटर्न ऑन दी वॉल है, इट इज़ एपरेंट ऑन रिकॉर्ड। ठीक, अगर किसी को नजर नहीं आता तो आप तो वो डिसीट हो जाएंगे, नहीं कानूनी पोजीशन है, वो डिसीट हो जाएंगे। वो और प्रोसीजर है जो आर्टिकल 63A में दिया गया है, ठीक, वो और बात है। और वो इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है, 30 डेज में स्पीकर ने रेफरेंस भेजना है, ठीक, आर्टिकल 63(2) के तहत। सही। अब वो प्रोसीजर और है। आप कह रहे हैं कि लेकिन इसके बाद फर्ज करें, एक एज्यूम करते हैं कि आपने तहरीक कामयाब कर ली, उसके बाद आपने स्पीकर को भी चेंज कर दिया, वो डिफेक्शन बचत है कोई? ये भी होना है, डिफेक्शन क्लॉज जो है, ठीक, ये उसका प्रोसीजर प्रेस्क्राइब है इसमें। ठीक हो गया। अब गुजारिश ये है कि मैं एक और अपने तौर पे फार्मूला दे देता हूँ हुकूमत को भी, अपोजिशन को भी, पूरी कौम को। आर्टिकल 91(7) है, अच्छा, आर्टिकल 91(7) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ये लिखा है कि द प्राइम मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेयर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इनका है, ठीक है, but the president shall not exercise his powers under this clause unless he is satisfied that the prime minister does not command the confidence of the majority of the members of the National Assembly, सही, in which case he shall summon National Assembly and require the Prime Minister to obtain a vote of confidence from the Assembly। अब गुजारिश ये है कि ये छोड़े अपोजिशन की क्या आई है, ये सुबह 28 से पहले ये चले जाए जी, ये परसों प्रेसिडेंट भी इनका है, 172 बंदे लेके प्रेसिडेंट ऑफिस चले जाए ठीक कि है, ये अपना कॉन्फिडेंस शो कर दे, सारा काम खत्म, सारा काम खत्म। अदरवाइज मेरी रिक्वेस्ट प्रेसिडेंट से ही होगी। सही, ये स्पीकर भी कंट्रोवर्शियल है, ठीक हो गया, ठीक हो डिप्टी गया। स्पीकर भी, मुझे तो ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले ले पीएम को खत्म कह हो देगा, जाएगा, खत्म हो जाएगा। बट कामयाब होगी नाकाम होगी? इंशाल्लाह नाकाम है, इंशाल्लाह नाकाम होगी। राना जफर इकबाल साहब, कामयाब है नाकाम है? 100% कामयाब है, 200+ लोगों से, 200+ लोगों से। और उसकी वजह कोई और नहीं है, खुद इमरान खान साहब है, खुद इमरान खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राना जफर इकबाल साहब, अवैध समद भट्टी साहब, इफ्तिखार शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर तजवीज़ दी गई है कि आप छोड़े इसको, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को, आपके पास 172 बंदे हैं, प्रेसिडेंट के पास चले जाए, बंदे शो करें, काम ख़त्म आपका। ये सारे का सारा 10 लाख बंदे बुलाने हैं, ये करना है, वो करना है। यहाँ पर इस किस्म के हंगामे की ज़रूरत ही नहीं है। आप एतमाद का वोट ले लें, बंदे अपने शो कर दें। अल्लाह हाफिज़।